नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीमारी हो गई है बच्चों में विदेश जाने की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बयान है। दूसरों के बच्चे विदेश पढ़ने जाएं तो बीमारी नजर आती है और बीजेपी के नेताओं के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मंत्री जी, सांसद महोदय शान से ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़कर आ रहे हैं। Kartikeya Shivraj Singh Chauhan. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना बीमारी नजर आती है तो पहले उस बीमारी को अपनी पुरानी पार्टी में उठाना चाहिए, उसके मसले को, और सरकार को भी लिखना चाहिए कि मंत्रियों और सांसदों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, यह एक बीमारी है। अगर उनका ही देश की खराब यूनिवर्सिटी में यकीन नहीं है तो फिर इन यूनिवर्सिटियों को राजनीतिक प्रयोगशाला में बदलकर घटिया बनाने का क्या फायदा हुआ। उपराष्ट्रपति की इस बात को सुनकर मासूम जनता को क्या पता कि देश के कॉलेजों की क्या दुर्गति हो गई है। उसे तो यही लगेगा कि कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है, ताली बजाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानार्यमन ने येल यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। उनकी बेटी अनन्या ने भी अमेरिका के रोड आइलैंड से पढ़ाई की है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अमेरिका की पेन यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई की। निशिकांत दुबे ने तो खुद ही बताया था कि उनका बेटा कनिष्क एडिनबरा यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद लंदन में बैंक की नौकरी कर रहा है। प्रकाश जावड़ेकर से लेकर पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और S जयशंकर के बच्चे भी विदेशों में पढ़ाई करते हैं, कर चुके हैं। वहां क्यों पढ़ने जाते हैं? इसलिए कि वहां की यूनिवर्सिटी का केवल नाम नहीं है, क्वालिटी भी है। इन बच्चों को और इनके माता पिता को पता है कि उनकी सरकार के तहत जो यूनिवर्सिटी चलती है वो कम से कम उनके बच्चों के लायक नहीं है। वहां पर अपने बच्चों को भेजकर जानबूझकर खराब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बच्चे बीमारी के कारण नहीं, बल्कि इन लोगों को ठीक ठीक पता है कि भारत की यूनिवर्सिटी में बीमारी किस तरह की है और किसने फैलाई है, इस वजह से विदेशों में पढ़ने गए हैं। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है, पर देश पर कितना भार है। They have created a whole of $6 billion in our foreign exchange. अंदाजा लगाइए, यदि अगर $6 billion are funneled into improving infrastructure of educational institutions, हमारे हालात क्या होते हैं। इस ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, I call it is forex drain, it is brain drain. ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं का उत्तरदायित्व है कि वो अपने छात्र छात्राओं को विदेशी हालात के बारे में अवगत कराएं। भाषण के स्तर पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को यह ठीक लगेगा जो गोदी मीडिया के अखबार पढ़ता है, जहां यूनिवर्सिटी की खराब हालत पर कभी कभार ही बात होती है, अक्सर नहीं होती।
उपराष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि 10 साल में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इतनी बेहतर हो गई कि अब भारत के बच्चे या उनकी पुरानी पार्टी के नेताओं के बच्चे कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका जाना छोड़ दें। वैसे पढ़ने के लिए तो यूक्रेन और चीन भी जा रहे हैं। असल में हर साल विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है और छपने भी लगी है। यह संख्या अपने आप में भारत की खराब होती जा रही यूनिवर्सिटी की सच्चाई सामने ला देती है। निश्चित रूप से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती है तो भारत सरकार की तारीफ तो नहीं होती। इसी अगस्त में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस समय 13,35,878 भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 2023 में बाहर पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या करीब 13,19,000 थी। 2022 में 9,07,400 भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे, यानी 2022 के मुकाबले 4.25 लाख छात्रों की बढ़ोतरी हो गई है। आपने खुद देखा कि विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप इसे केवल नई बीमारी नहीं कह सकते। लगता है जल्दी ही इन्हें कोई अब देशद्रोही भी कहने वाला है। छात्रों को दोष देने से अच्छा है उपराष्ट्रपति को कारणों पर बोलना चाहिए कि 10 साल में मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए क्या कमाल कर दिया और क्यों नहीं कमाल कर पाए। यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए रैंकिंग एक जरिया है। भारत सरकार अपनी संस्थाओं की अलग से रैंकिंग कराने लग गई, लेकिन उससे आप दुनिया में नंबर 1 नहीं हो जाते हैं। दुनिया में कोई नंबर नहीं आया तो अपने मोहल्ले में नंबर 1 घोषित कर देने से छात्र वहां एडमिशन ले लेंगे, ऐसा भी नहीं है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स काफी सम्मानित मानी जाती है। 2024 की रैंकिंग में दुनिया भर की चोटी की 100 यूनिवर्सिटी में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत को पहला स्थान मिलता है 149वें नंबर पर। इस पर IIT बॉम्बे का नंबर है। IIT दिल्ली 197वें नंबर पर आती है। टाइम्स हायर एजुकेशन एक और रैंकिंग है। इस रैंकिंग में बेंगलुरु की IISc 200 से 250 के बीच रहती थी। इसके बाद भारत की 4 यूनिवर्सिटियों को भी इसमें स्थान मिलता है, लेकिन 500 से 600 के बीच। 2025 की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में पहले 100 में चीन की 7 यूनिवर्सिटी हैं और 300 के भीतर चीन की 14 यूनिवर्सिटी आती है। 12वें नंबर पर है चीन की चिंगवा यूनिवर्सिटी जो 1911 में बनी थी। 1898 में बनी पेकिंग यूनिवर्सिटी जो अभी 14वें नंबर पर है। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी, इसकी रैंकिंग 800 से 1000 के बीच है। मोदी सरकार की कोशिश से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पुरानी हो, इतनी बेहतर हो गई हो कि उसकी दुनिया में रैंकिंग अच्छी मानी जाने लगी है, और जो नई यूनिवर्सिटी बनी है वो दुनिया में चर्चा का कारण बन गई है। आपको हमने MIT यूनिवर्सिटी के बारे में एक पुराने वीडियो में बताया था। QS रैंकिंग के अनुसार 12 साल से यह यूनिवर्सिटी दुनिया भर की 1500 यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर आ रही है। 1861 में यह यूनिवर्सिटी कायम हुई। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग भी काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 2024 की रैंकिंग के हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, तो MIT टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में तीसरे नंबर पर। 2025 की टाइम्स रैंकिंग में MIT दूसरे स्थान पर आ गई है। इस विश्व रैंकिंग में भारत की पहली यूनिवर्सिटी 200 रैंक के भी नीचे आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें बताया गया है कि IISc में भी सिर्फ 1% विदेशी छात्र हैं, जबकि MIT में 33% छात्र विदेशी हैं। जाकर देखिए, एक ही क्लास में कई देशों के छात्र एक साथ पढ़ते हुए मिलेंगे। चीन और भारत के अलावा भी दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। कभी इसके अहाते में जाकर देख लीजिए, या भारत के जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, यहाँ पढ़ना एक छात्र के लिए कितना बड़ा सपना होता है और क्यों ये यूनिवर्सिटी खास है। इसका जो ढांचा है और रखरखाव है, उससे भारत की किसी यूनिवर्सिटी का मुकाबला आप कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को यहाँ पढ़ने का मौका मिले तो मेरी राय में उपराष्ट्रपति के बयान के चक्कर में मत आइएगा, तुरंत भेजिएगा,
क्योंकि यही काम विदेश मंत्री भी अपने नाती पोतों के लिए करेंगे, या बीजेपी का कोई और मंत्री करेगा, या कांग्रेस का भी कोई और नेता। इन दिनों यहां भी MIT में गजा में नरसंहार को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने प्रबंधन से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं कि हमें बताइए आपको इस्राइल से कितना फंड मिल रहा है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। यह भी छात्र मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को इस्राइली सेना से सभी प्रकार के वित्तीय और शोध संबंधी लेन देन समाप्त कर लेने चाहिए। MIT के छात्र संघ ने 70% वोट के साथ इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। स्टाफ और छात्रों के दबाव के चलते सितंबर महीने में MIT और इस्राइल के बीच चल रहे हथियारों के एक रिसर्च प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। क्या भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह के मुद्दों पर इतनी सक्रियता संभव है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी तो चेयरमैन से लेकर प्रोफेसर तक को जेल भेज दिया जाएगा। 7 साल पहले एक योजना लॉन्च हुई थी जिसके तहत 10 सरकारी और निजी संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस या एमिनेंस का दर्जा देकर उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जाना था। उम्मीद है उपराष्ट्रपति अगली बार इस पर भी बात करेंगे और बताएंगे कि इस योजना के तहत कितने संस्थान इसके बाद विश्व स्तरीय बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में 10,000 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की बात की थी। नया आइडिया लॉन्च हुआ, लोगों को लगा ये हुई बड़ी हेडलाइन। इस टैग को पाने वाले संस्थानों को रिसर्च और वित्तीय स्वतंत्रता देने का वादा किया गया ताकि वे वर्ल्ड क्लास शिक्षण संस्थान बन सकें। उपराष्ट्रपति एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। यही बता देते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता इस देश में इतनी खराब क्यों है, क्यों छात्रों में ये यूनिवर्सिटी भरोसा पैदा नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 20 संस्थानों को 10,000 करोड़ रुपए और स्वायत्ता देने का वादा किया था। इससे जुड़ी खबर देख रहा था। नवंबर 2023 की टेलीग्राफ अखबार में बसंत कुमार मोहंती की एक रिपोर्ट मिली जिससे इस योजना की सच्चाई का पता चलता है। बसंत कुमार मोहंती ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या एक्सीलेंस स्कीम को देखने वाली एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का कार्यकाल फरवरी 2021 में ही समाप्त हो गया। नवंबर 2023 तक नए पैनल का गठन ही नहीं हुआ, जिसका असर इन योजनाओं पर हो रहा है। आगे क्या हुआ इससे संबंधित मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लेकिन पता चलता है कि 2021 से 2023 तक अगर कमेटी नहीं बन पाई तो किस प्राथमिकता से यह काम चल रहा है। इसी साल अप्रैल में इंडियन एक्सप्रेस में रितिका चोपड़ा की यह रिपोर्ट बता रही है कि जियो इंस्टीट्यूट के प्रोवोस्ट डॉक्टर जी रविचंद्रन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनका संस्थान 2018 से एमिनेंस का इंतजार कर रहा है। इसके 4 महीने के बाद डीन डॉक्टर रविंद्र चित्तूर ने भी इस्तीफा दे दिया। रितिका ने बताया कि 2018 से जियो इंस्टीट्यूट समेत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT और 2020 के बाद से आधिकारिक रूप से एमिनेंस के टैग का इंतजार कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। मिडिल क्लास का बच्चा बीमारी के कारण विदेश नहीं जा रहा है, कोई विकल्प नहीं बचा है, बेरोजगारी के कारण भी जा रहा है, अनाप शनाप कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो इसलिए कि काम करने का वीजा मिल जाए, पढ़ाई के साथ साथ अच्छी नौकरी मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले उपराष्ट्रपति जी को इस तरह की खबरें देख लेनी चाहिए कि भारत के युवा बीमारी के कारण ही नहीं, बेरोजगारी के कारण भी अमेरिका में अवैध घुसपैठिया बनने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले देश के लोगों में भारतीय अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। नवंबर का आंकड़ा है, अमेरिका में 7.25 लाख अवैध भारतीय रहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद घुसपैठियों की सबसे बड़ी तादाद भारत से है। क्यों भारत के युवा नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश भाग रहे हैं? इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए, ना कि हेडलाइन में छपने के लिए कुछ भी बोल देना चाहिए। मिडिल क्लास को पता है भारत की यूनिवर्सिटी भी बीमार कर दी गई है, उसे ठीक किया जाना था मगर ठीक नहीं की गई और अब ठीक करना मुश्किल नहीं है, कम से कम उनके बच्चों के जीवन काल में तो ठीक नहीं होने वाला है। मिडिल क्लास अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के लिए लाखों रुपए के लोन उठाने के लिए मजबूर है, जिसे चुकाने के लिए उसके बच्चे विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ तरह तरह का काम करते हैं। 17 अक्टूबर की खबर है, कनाडा में रहने वाले 1.25 लाख से अधिक छात्रों पर अब तलवार लटक रही है। वर्क परमिट धारक इन छात्रों की मांग है
कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी पीजी की पढ़ाई के बाद काम करने की अनुमति में विस्तार मिले। इनका परमिट 31 दिसंबर को खत्म होने वाला है। अगर रहने की अनुमति नहीं मिली तो इन्हें वापस भारत आना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी मांग है कि परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में पारदर्शिता बढ़ाई जाए और शोषण बंद हो। कनाडा के ब्रैम्पटन में ये छात्र 50 दिन से भी ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के कारण छात्रों में इस वजह से भी डर फैल गया है। काम करने का वीजा खत्म होगा तो इन छात्रों की कितनी हालत खराब हो जाएगी। माँ बाप के होश उड़ गए होंगे कि फीस का पैसा कहाँ से निकलेगा, लेकिन इन चिंताओं की किसे परवाह है। भारत में शिक्षा के निजीकरण के कितने दशक बीत गए। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी दुकान से ज्यादा नहीं बन पाई। जिन यूनिवर्सिटी ने कोशिश भी की यूनिवर्सिटी बनने की तो वहां सरकार पहुंच गई। टिस और अशोका यूनिवर्सिटी का किस्सा कौन नहीं जानता। आप गूगल से निकाल लीजिए क्यों यहां से प्रोफेसर को निकाला गया या इस्तीफा देना पड़ा। 2-4 भी ढंग की प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो सकी जहां दबावों से स्वतंत्र होकर कोई लिख सके, बोल सके। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस सस्ती नहीं होती है। क्यों बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर खुले ज्यादातर खराब दुकानों में एडमिशन लेंगे? बताइए क्यों लेना चाहिए उन्हें यह खेल समझ में आ गया है कि लोन लेकर घटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है थोड़ा और लोन ले लो और विदेश चले जाओ। यूनिवर्सिटी को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएंगे, प्रोफेसर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर रखे जाएंगे तो वहां पार्टी का दफ्तर तो खुल जाएगा, पार्टी का विस्तार हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी होने या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सुख छात्रों को नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति को यह आंकड़ा देखना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं कि हर साल विदेशों में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्यों की यूनिवर्सिटी की हालत की बात करेंगे तो भीड़ लग जाएगी। सब कहने लग जाएंगे आप हमारी यूनिवर्सिटी पर वीडियो बना दीजिए। हम पर वीडियो बनाने की जिम्मेदारी डालकर उसके बाद धर्म के नाम पर निकलने वाले जुलूस में चले जाएंगे। क्यों नहीं जिले कस्बे के लोग अपने घटिया कॉलेजों को बढ़िया बनाने का आंदोलन करते हैं? उसके लिए शोभा यात्रा क्यों नहीं निकलती है? उपराष्ट्रपति ने एक और काम किया। उनकी बात में वजन पैदा हो तो यह भी जोड़ दिया कि इससे 6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। फॉरेक्स ड्रेन एक नया शब्द ले आए हैं। उनकी चिंता महंगी शिक्षा नहीं है। होती तो बोलते कि IIT, IIM की फीस इतनी महंगी क्यों होती जा रही है जिससे माँ बाप की तिजोरी में ड्रेन हो रहा है, उनकी तिजोरी खाली हो रही है। माँ बाप कर्ज से लद रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। फॉरेक्स ड्रेन के नाम पर एक राष्ट्रीय चिंता का भूत खड़ा किया जा रहा है। हर तरह के छात्र बाहर जा रहे हैं, बल्कि नए नए देश की तलाश कर रहे हैं। स्कॉलरशिप मिल जाए तो जा रहे हैं, लोन मिल जाए तो जा रहे हैं, काम करके पढ़ाई का खर्चा निकल आए तो जा रहे हैं। सितंबर महीने में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के मात्र 2% टॉप वैज्ञानिकों की एक सूची निकाली। ये सभी चोटी के वैज्ञानिक माने जाते हैं। इस सूची में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2,23,252 वैज्ञानिकों को चोटी के 2% में रखा है। इनमें भारत के 2,939 वैज्ञानिक हैं और चीन के 10,687। भारत में यह संख्या 5 साल में 0.25% की दर से बढ़ी है, जबकि चीन में वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि दर 1.19% की है। भारत की संख्या भी मामूली तौर पर बढ़ी तो है, लेकिन चीन की संख्या ज्यादा बढ़ी है। अलग अलग पैमाने पर रैंकिंग से लेकर वैज्ञानिकों के काम का आकलन किया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विज्ञान के 22 क्षेत्रों और 174 उपक्षेत्रों में काम कर रहे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सूची बनाई। इसमें देखा जाता है कि सरकार अपने संस्थानों को कितना फंड देती है, इन वैज्ञानिकों के रिसर्च को दूसरे वैज्ञानिक कितना अपने काम में जिक्र करते हैं। करियर 360 के महेश पेरी ने इन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। बताया है कि भारत के जो वैज्ञानिक टॉप 2% में आते हैं वो कहां से आ रहे हैं। IISc से लेकर IIT, BHU और DU का नाम आपको इस सूची में दिखेगा। एक नाम और है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो पश्चिम बंगाल की सरकारी यूनिवर्सिटी है। बाकी सारे नाम वही हैं जो कई साल से रैंकिंग में चले आ रहे हैं, कोई नया नाम नहीं। महेश ने एक और ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत के 418 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं तो चीन के 1893 वैज्ञानिक चोटी के 2% में आते हैं। केमिस्ट्री और सूचना तकनीक के क्षेत्र में भी चीन में भारत से कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक चोटी के वैज्ञानिकों में पहुंच गए हैं। 1995 में भारत वैज्ञानिक शोध के मामले में चीन से थोड़ा ज्यादा खर्च कर रहा था, थोड़ा ही, GDP का 0.65%, जबकि चीन अपनी GDP का 0.57% वैज्ञानिक शोध पर खर्च कर रहा था। मगर 2022 तक आते आते सब बदल गया।
भारत ने कितना कम अपना बजट बढ़ाया, बल्कि बढ़ाया ही नहीं। चीन 2.44% खर्च करने लगा, जबकि भारत अपनी जीडीपी का 0.66% ही खर्च कर रहा है। यानी जहां था वहीं रह गया। भारत के मुकाबले चीन 19 गुना ज्यादा पैसा वैज्ञानिक रिसर्च में लगा रहा है। By the time we went to 2022, China from 0.57 in 1995 grew to 2.44%. It almost quadrupled. Where did India go? India grew from 2.65% to 0.66%. So it stagnated in a sense, right? While China quadrupled its investment as a percentage of GDP in research and development, India almost stagnated. The last number that we have, India spent about $22 billion in science, research and development, whereas China was spending $438 billion. And that is a stark difference, that China spends 2.4%, India spends 0.7% of GDP. The total amount of money now that we're talking of, which China spends, is about $545 billion. And India spends just about $28 billion. That is 19 times is what China spends as compared to India, and that should shock all of us. 10 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता। एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का जो भी हासिल है वो बेहद मामूली है। इतना भी कुछ नहीं हुआ कि ढोल पीटा जाए। उपराष्ट्रपति ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी शानदार हो गई है, विदेशों से मुकाबले के लिए तैयार है, आप बाहर ना जाएं, यहीं पर पढ़ाई करें। यह लेख हमें अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर मिला। नवंबर 2023 के इस लेख में अमेरिका के राजदूत एरिक गारचेट्टी का एक बयान है कि अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार तीसरे साल बढ़ी है। ये गाना गा रहे हैं। 2022 से 2023 तक सिर्फ एक साल के भीतर 35% तक की वृद्धि अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में आई। कह रहे हैं यह छात्र अमेरिकी भारतीय संबंधों को और मजबूती देंगे। दूसरी तरफ धनखड़ इन्हीं छात्रों को बीमार बता गए। अमेरिकी राजदूत अपने देश की यूनिवर्सिटी को मिलने वाले धंधे से गदगद हैं। कह रहे हैं कि जो भी परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा है वो सम्मान और पहचान के लायक है, और उपराष्ट्रपति जी को ये बच्चे बीमार नजर आ रहे हैं। इस लेख को पढ़कर यही लगा कि भारत में उच्च शिक्षा की हालत इसलिए भी खराब की गई है ताकि अमेरिकी यूनिवर्सिटी का बाजार सस्ता रहे और भारतीय माँ बाप के लोन वाले पैसे से भारत और अमेरिका का संबंध मजबूत होता रहे। कनाडा से लेकर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में भारत के छात्र पहुंचें और उसे आबाद करें, यही नीति लगती है। अब जब अपनी यूनिवर्सिटी को किसी लायक नहीं बना सके तो नया भूत खड़ा कर रहे हैं। विदेशों में जाकर पढ़ने की बच्चों में बीमारी लग गई है। उपराष्ट्रपति के बयान का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं। आज हमारा भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज से पहले भारत की आवाज विश्व के पटल पर कभी इतनी बुलंद नहीं रही। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति की निष्ठा यह होनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र पर विश्वास करेंगे, हर परिस्थिति में राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे और राजनीतिक, व्यक्तिगत या आर्थिक हितों को राष्ट्र से ऊपर नहीं रखेंगे। सच्चाई यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की यूनिवर्सिटी की उतनी भी कोई तारीफ नहीं हो रही है। आप भी पता कर लीजिए, कहीं कोई बुलंदी नहीं है इस दुनिया में। विदेश में जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं वो समझ गए हैं कि भारत में पढ़ाई की क्या हालत है। जिन जिलों के युवा धर्म के नाम पर शोभा यात्रा में जा रहे हैं उनकी शिक्षा का स्तर आप भी पता कर लीजिए। उन्हें आज भले ही बुलडोज़र से किसी का घर गिराते हुए देखने में सुख मिल रहा है, लेकिन जब भी होश में आएंगे तो पता चलेगा उनके जीवन के साथ धोखा हो चुका है। 100 साल से हिंदी प्रदेश के युवाओं को धार्मिक जुलूस के बहाने तैश में लाया जा रहा है ताकि इन 100 सालों में उनके ज़िले का एक भी कॉलेज ढंग का ना बन सका। इसलिए जो समझदार माता पिता हैं वो ऐसी यात्राओं के लिए चंदा तो दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेज देते हैं। हमारा बेटा ऑक्सफोर्ड में और तुम्हारा बेटा जुलूस में। इसी बीमारी से बचने के लिए पैसे वाले अपने बच्चों को यहाँ से भगा रहे हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी और यही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।